वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने आपको लास्ट वीडियो में हिमालय के बारे में बताया था। अब हिमालय के विस्तार के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हिमालय हमारा पर्वत में आता है और पर्वत हमारे कितने हैं, अगर हम प्रतिशत की बात करते हैं तो पर्वत है 10% इंडिया में। ठीक है, तो सबसे पहले हिमालय को 4 पार्ट्स में बांटा गया है। आज मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ, कल मैं आपको मैप में बताऊँगी। अगर हम सबसे नॉर्थ साइड जाते हैं तो सबसे नॉर्थ साइड को हम कहते हैं वृद्ध हिमालय। वृद्ध हिमालय भी कहते हैं, महा हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम उससे थोड़े और साउथ में आते हैं, ठीक है, तो ये होता है लघु हिमालय। ठीक है, या मध्य हिमालय भी हम इसे कह देते हैं। ठीक है, सबसे लास्ट में आता है शिवालिक। और जितना भी वृद्ध हिमालय के ऊपर जितना भी हिमालय है और जितनी भी चोटियाँ हैं, जितनी भी रेंजेस हैं, वो सारे आती हैं ट्रांस हिमालय के अंदर। अब ट्रांस हिमालय की जितनी भी मतलब वृद्ध हिमालय के ऊपर जितनी भी चोटियाँ हैं जो ट्रांस हिमालय में है, उन सबकी ऊंचाई 8000 से ऊपर है। 8000 मीटर से सबकी ऊपर है। और जो हमारा माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, इसकी ऊंचाई है 8848.48 मीटर। ये ऊंचाई बहुत सालों पहले थी, लेकिन अब जब चाइना ने इसकी दोबारा ऊंचाई नापी है तो उसने ये बोला है कि 8850 मीटर बताया। क्योंकि क्या है कि यूरेशियन प्लेट और जो इंडियन प्लेट के बीच जो टकराव था वो अभी भी जारी है, इसलिए वो दोनों प्लेट्स आपस में टकराती हैं। जब वो टकराती हैं, जब भूकंप आता है, तभी थोड़ा सा हिमालय ऊपर उठता है। तो हिमालय अब 0.2 मतलब 884.48 से 8850 मीटर हो चुका है। ठीक है, अब ये तो है पूरे विश्व की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। लेकिन कई लोग इंडिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है इसको टिक कर देते हैं। ये इंडिया में नहीं है, भारत में नहीं है, ये आपका है नेपाल में। ठीक है, भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो है केटू, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। केटू की ऊंचाई 8611 किलोमीटर है, सॉरी 8861 मीटर है। ठीक है, 8611 मीटर है। और केटू और माउंट एवरेस्ट दोनों ही ट्रांस हिमालय के अंदर आते हैं। ट्रांस हिमालय के अंदर जितनी भी चोटियां हैं, जितने भी पर्वत हैं, ठीक है, वो सारे उन सब की ऊंचाई 8000 मीटर से अधिक है। 8000 मीटर से अधिक है। तो हिमालय था जब ये दोनों प्लेट्स आपस में टकराई थी, यूरेशियन प्लेट थी और ये इंडियन प्लेट थी। जब ये प्लेट आपस में टकराई थी, जब इन दोनों के बीच कोलिजन हुआ था, तो जो सबसे आगे वाला हिस्सा था, ये सबसे ज़्यादा ऊपर उठा। और सबसे ज़्यादा ऊपर उठने पे ये ट्रांस हिमालय बना। फिर उसके बाद वाला हिस्सा ये थोड़ा सा ट्रांस हिमालय से नीचे था, तो ये वृद्ध हिमालय बना। फिर उसके बाद वाला हिस्सा लघु हिमालय बना। ठीक है, सबसे लास्ट वाला हिस्सा बना शिवालिक। तो शिवालिक की जो ऊंचाई है, जो चोटियों की ऊंचाई है, वो बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, तो इन तीनों से काफ़ी कम है। सबसे ज़्यादा ऊंचाई ट्रांस हिमालय की है, फिर वृद्ध हिमालय की है, फिर लघु हिमालय की, फिर लास्ट में शिवालिक की। क्योंकि जो सबसे सेंटर में था, सबसे ज़्यादा प्रेशर उधर ही पड़ा, और सबसे ज़्यादा उधर प्रेशर पड़ने से ये दोनों आपस में टकराए, और टकराने से सबसे जो आगे वाला हिस्सा था वो सबसे ऊपर उठा और सबसे लास्ट वाला सबसे नीचे बना। ठीक है, और इसकी ना ये है रेंज, अलग अलग ऊंचाई है सबकी। और जितनी जितनी इस रेंज की, ये आपकी इक्वेटर है, विषुवत रेखा है, जितनी इस रेंज की ऊंचाई ज़्यादा होगी, जितनी विषुवत रेखा से इसकी दूरी ज़्यादा होगी, जिस रेंज की, वहाँ पे जगह अधिक ठंडी रहेगी। और इस रेंज की जितनी विषुवत रेखा से दूरी कम होगी, वहाँ पे ठंड कम रहेगी। यहाँ पे ठंड आपकी प्लस में रहेगी, ज़्यादा रहेगी, और यहाँ पे ठंड आपकी माइनस में रहेगी। ठीक है, जितना ये विषुवत रेखा से दूरी पर रहेगी, जो भी रेंज विषुवत रेखा से ज़्यादा दूरी पर होगी, तो वहाँ पे बर्फ़ का विस्तार बहुत ज़्यादा होगा। और जो कम दूरी पे होगी, वहाँ पे बर्फ़ का विस्तार बहुत कम होगा, बर्फ़ होगी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा विस्तार है। सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ पड़ता है? कश्मीर में थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश, तो शिमला, ये सबसे ज़्यादा ठंडा है। ठीक है, इसलिए ना जैसे जैसे रेंज ऊपर बढ़ती रहती है, जैसे जितनी रेंज ज़्यादा है, तो उतनी रेंज
जितनी रेंज लंबी है, जितनी विषुवत रेखा से दूरी पर है, जितनी सागर से दूरी पर है, उतना ही ज़्यादा अधिक ठंडा यहाँ का तापमान रहेगा। इसलिए यहाँ पर वनस्पति बहुत कम होती है। जब इधर पूरे में एरिया में बर्फ़ ही बर्फ़ रहेगी तो वहाँ पे लोग रहेंगे नहीं, तो वेजिटेशन होगा नहीं, तो वेजिटेशन मतलब वनस्पति होगी नहीं। तो इसलिए देखा जाए ये आर्थिक पर्पज़ से बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन नदियाँ सारी यहाँ से निकलते हैं। यहीं पर ही बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, जैसे सियाचिन ग्लेशियर से ही गंगा नदी निकलती है। सियाचिन ग्लेशियर से ही गंगा नदी निकलते हैं। ये पूरे भारत का, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो इंडिया में पाया जाता है। यहीं से ही गंगा नदी निकलती है। ठीक है, तो यहीं पे आपको सबसे बड़े बड़े ग्लेशियर मिलेंगे। इसके बाद मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।